हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, जो कि आपसे पूछा गया था कि हाल ही में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकों यानी कि AINTT की 6वीं गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसमें हमारा पहला है एस जयशंकर ने, देन दूसरा हमारा कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, तीसरा है हमारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, और चौथा है हमारा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, यानी कि इसमें जब भी सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि जब हम किसी मंत्री का नाम पढ़ें तो उसके साथ साथ उनके मंत्रालय का भी नाम ऐड करके पढ़ें तो अच्छे तरीके से और लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसका राइट आंसर भी यही होगा कि जो हम बात करें यदि तो आसियान और भारत नेटवर्क थिंक टैंकों की जो 6वीं गोलमेज बैठक आयोजित की गई है उसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाले जो कैबिनेट मंत्री थे वो थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, जो हाल फिलहाल में अभी भारत के विदेश मंत्री हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन और दी हुई हैं तो ये बिल्कुल राइट दी हुई है, यानी कि मंत्री और मंत्रालय का नाम दिया हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण मंत्री वर्तमान समय में कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और सूचना और यानी कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। देन उसके बाद है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की यदि हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकों यानी कि AINTT की 6वीं गोलमेज बैठक 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया था, हिस्सा लिया था भारत की तरफ से। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले कि एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो किस अधिनियम के तहत हुई थी या किस एक्ट के तहत हुई थी। तो RBI की स्थापना आपको पता है कि 1 अप्रैल 1935 में होती है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 में जब होती है यानी कि किस एक्ट के तहत यदि पूछा जाता क्वेश्चन तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आप में से अतुल जी ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिए थे। सो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग भी ट्राई किया करिए आंसर देने की, क्योंकि इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं जो कि आप लोग बता ना सकें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इसमें हमारा पहला है 40 लाख रुपए, दूसरा है 50 लाख रुपए, तीसरा है 20 लाख रुपए, और चौथा है हमारा 30 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 40 लाख रुपए। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले GST से छूट मतलब कि जो GST से छूट की लिमिट कितनी थी, 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकती हैं और उन्हें सिर्फ 1% टैक्स ही अदा करना होगा। ठीक है, तो अभी पता है कि ये GST भारत में लाया गया है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि GST भारत में कब लाया गया है। ठीक है, यानी कि कब से ये GST जो है वो भारत में लॉन्च किया गया है, क्योंकि पहले जो था वो अलग टाइप के टैक्स चलते थे। यानी कि अब ये GST लाने का मेन पर्पज भी यही था कि जब GST लाया जाए यानी कि भारत में एक भारत यानी कि जैसे एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है, वैसे ही एक देश एक तरह का कर यानी कि दोहरा कर किसी भी प्रोडक्ट में ना लगे, इसलिए ये GST लाया गया है।
आपको बताना है कि जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया और किस देश से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। देन उसके बाद हम कल तो बात करेंगे ही इसके राइट आंसर की कि क्या होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल यानी कि ADDP ने प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि बात करें तो फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो दीपांशु बालियान है वो किस खेल से संबंधित है, तो जूडो खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ऑप्शन है हमारा कि 12 महीने, दूसरा है 22 महीने, तीसरा है 15 महीने और चौथा है हमारा 10 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 महीने। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया व्याख्या में कि भारतीय जूडो खिलाड़ी जो थे दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा, ठीक है, तो नाडा ये जो है हमारा नाडा ये क्या की है कि इसने जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है तो के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल यानी कि ADDP के प्रतिबंध मतलब कि ने प्रतिबंध पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। फ्यूरोसेमाइड एक ड्यूरेटिक दवा है। पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया। उन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। इसमें हमारा पहला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन है कि 3%, दूसरा 1%, तीसरा है 2% और चौथा हमारा 4%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2%। उसके बाद आते हैं व्याख्या पे। तो बताया जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि बात करें तो FSSAI और इसका फुल फॉर्म भी हम कई बार बता चुके हैं कि क्या होता है। उसके बाद हम बात करें तो वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियमन लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और वर्ष 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये FSSAI है वो जब भी आप कोई सामान लेते हो खाने वाला यानी कि जो पैकेट में बंद होता है, ठीक है, उस पैकेट को आप चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे हो, जो भी ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा आप जरूर कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा, इतना लिखा हुआ मिलेगा FSSAI। ठीक है, हर एक जो खाने वाला प्रोडक्ट होता है जो पैकेट में बंद होता है वहाँ पे ये जरूर लिखा होता है और यही इसका सब कुछ कि कितनी मात्रा किसमें क्या मिलाया जाएगा वो निर्धारित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे यानी कि बात करें तो 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पे है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद बात करें व्याख्या की तो क्या बताया जा रहा है कि नेपाल ने धुली खेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है। इसमें पहला है असम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा हमारा है केरल।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में मतलब कि ऋण देने में रहा सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे पहले ये महिलाओं को ऋण देने वाला राज्य बन चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में क्या किया गया था कि गैर कारपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। दैट मीन्स कि ये जो योजना थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। किस लिए की गई थी? तो यहाँ पे की गई थी गैर कारपोरेट, देन उसके बाद छोटे और जो सूक्ष्म उद्यमी को ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। और इसमें तमिलनाडु जो है वो महिलाओं को ऋण देने वाला, ठीक है, यहाँ पे किसी को भी नहीं, महिलाओं को सिर्फ है कि महिलाओं को ऋण देने वाला पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो सबसे आगे है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? सो इसमें पहला हमारा मतलब कि ICICI बैंक, देन उसके बाद है दूसरा देना बैंक, तीसरा है SBI बैंक, चौथा है हमारा HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ICICI बैंक। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसान को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कि हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? सो इसमें पहला है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चाइना। उसके बाद बात करें व्याख्या की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। यह युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग्स ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि बात करें तो CSTC, यानी कि C का मतलब क्या हुआ? चाइना, S का मतलब हुआ शिप बिल्डिंग, देन हमारा T का मतलब हुआ ट्रेडिंग और C का मतलब हुआ कंपनी, ठीक है। तो के साथ क्या किया है कि टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो इसमें पहला है हमारा चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद बात करें व्याख्या की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप भाग मतलब कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बांग्लादेश तट से 37 मील दूरी पर है। ये जो द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जानने योग्य वो है कि ये जो भाषण 4 द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये ठीक है कि बांग्लादेश ने रोहिंग्यों के लिए सुविधा जो भी व्यवस्था है वो चला रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वयन समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो इसमें पहला है रूस, दूसरा है नेपाल, तीसरा है इराक, चौथा है उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या की। इसमें बताया जा रहा है कि भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वयन समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। ये बैठक भारत और उज्बेकिस्तान मतलब कि उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूती मिलेगी। इसमें द्विपक्षीय निवेश संधि तरजीह व्यापार समझौते दोनों देशों की कृषि उपज के लिए परस्पर बाजार पहुंच के संबंध में वार्ता की स्थिति भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो पहले वित्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे वो कौन थे? राजीव कुमार, जिनको हाल फिलहाल में क्या किया गया है? निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बन गया है कि निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो तो है हमारे राजीव कुमार जी। ठीक है, जो कि पहले क्या थे? पूर्व वित्त सचिव थे। अब उसके बाद यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? यानी कि इसमें भारत निर्वाचन आयोग का जो हमारा संगठन होता है इसमें कि कितने मुख्य निर्वाचन को छोड़ के और कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि 1, 2, 3 या 5, यानी कि एक मुख्य अध्यक्ष हो गया, और जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश, दिन उसके बाद 32 या 33 हैं शायद, अब हो गए हैं, यानी कि 1 + 33 बात करें तो 34। ठीक है, क्योंकि 3 बढ़ाए गए हैं अभी। तो इसमें से क्या हुआ है कि एक मुख्य हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए। वैसे ही इसमें पूछा जा रहा है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होंगे ही, लेकिन उनके अलावा और कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, सो आपको बताना है कि 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर चुके हैं और अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी था, और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। सो आप लोग आंसर देने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिएगा। और यहाँ पे आज एक बात और बताने का कष्ट करिएगा कि जो हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।